Bismillahirrahmanirrahim. As students, we are studying chapter 3, General Science Simon O class. This chapter was about human transport system. In previous lectures, we discussed components of transport system that were blood, heart, and blood vessels. All these components we have discussed. As in our yesterday's lesson, we discussed blood cells and plasma. Plasma was explained. Today we are to explain blood-related diseases. But you can ask any question before starting lesson. Can you please repeat? Your voice is not clear. Yes, बेटे आवाज क्लियर नहीं है आपकी. दोबारा पूछें, क्या पूछें? सर आपकी आवाज बिल्कुल ठीक है. वो कह रही है कि आपकी आवाज क्लियर नहीं है, पर क्लियर है. उसको नेटवर्क प्रॉब्लम है. Okay. सर आप. Yes. सर मेरा को नेट प्रॉब्लम हो गया होगा. एक दफा आप दोबारा ठीक है. रिपीट कर दें. किस चीज को? क्या रिपीट करवाना? सर दोबारा रिपीट. सर तो क्वेश्चन हो गया. क्वेश्चन किसकी बात करनी है? सर अब Yes. आप चैप्टर 2 से आप वर्कशीट्स क्यों नहीं बना के भेज रहे? सर हार्मोन्स की पूछी बात. ठीक है, हार्मोन्स का मैं बता देता हूँ. सर चैप्टर 2 का क्या पूछा है? वर्कशीट्स. हाँ जी सर, आप वो बना के नहीं अब भेज रहे. मिल जाती है मैडम, आज आ जाएगी वर्कशीट. अब सर अब आगे नहीं करवाएंगे आप वर्कशीट? हाँ जी, आगे वर्कशीट्स नहीं अब आप सर मैंने आपसे पूछना था कि हार्मोन्स क्या होते हैं. ठीक है बेटा, मैं हार्मोन्स का एक्सप्लेन करता हूँ. और वर्कशीट्स का जैसे बच्चे ने पूछा, बेटे वर्कशीट्स अभी आ जाती है ग्रुप में. आप उधर गूगल क्लास में आ जाएगी वर्कशीट. हार्मोन्स बेटे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं. ये लास्ट लेक्चर में जो बात हुई थी कि प्लाज्मा के अंदर हार्मोन्स होते हैं. हार्मोन्स प्रोटीन्स के बने हुए केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, और ये बॉडी के अंदर कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो इनको प्रोड्यूस करती हैं. आफ्टर प्रोडक्शन ये हार्मोन्स ब्लड में शामिल हो जाते हैं और ब्लड के जरिए पूरे जिस्म के हर हिस्से तक ये पहुंचते हैं. लेकिन जिस हिस्से के फंक्शन को इन हार्मोन्स ने कंट्रोल करना होता है, सिर्फ वही हिस्सा जो है वो स्टिमुलेट होता है और वो रेस्पॉन्ड करता है, रेस्पॉन्स शो करता है. बाकी हिस्से जो उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा. यानी ये हार्मोन आप यूं समझ लें कि एक तरह का केमिकल मैसेज होता है जो किसी भी आर्गन को पहुंचाना होता है, और वो आर्गन फिर उस मैसेज के मुताबिक जो है वो एक्ट करता है, रेस्पॉन्ड करता है. हाँ जी, क्लियर है? यस ओके. कोई और क्वेश्चन आपका, किसी और बच्चे को? नो सर. ओके बेटे, diseases of the transport system we are to start today. Diseases of blood circulatory system जो है बताया कि they kill more people than any other disease. कि blood circulatory system से related जो diseases हैं, इनसे ज्यादा deaths होती हैं, ज्यादा अमवात वाक़े होती हैं as compared to other diseases. लेकिन कहा कि number of deaths जो है it is gradually decreasing. अमवात की तादाद कम हो रही है. क्यों हो रही है? बिकॉज मॉडर्न डिस्कवरीज जो हैं रिगार्डिंग काजेज, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीजेस, कि ये जो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां हैं जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम रिलेटेड डिजीजेस हैं, इनकी काजेज के वजूहात क्या हैं, फिर प्रिवेंशंस के हम इनसे बच कैसे सकते हैं, एंड ट्रीटमेंट और कि इनका इलाज क्या है. ये चीज़ें चूँकि डिस्कवर हो रही हैं, इस वजह से इन बीमारियों के जो असरात हैं उनको कंट्रोल किया जा रहा है. फर्स्ट डिजीज आपको बताई जा रही है अनीमिया की. इट्स क्वाइट कॉमन एंड इट हैपेंस व्हेन देयर इज नॉट एनफ आयरन इन द ब्लड पर्सन्स डाइट. अगर किसी बंदे की खुराक में आयरन की कमी हो जाए तो अनीमिया की बीमारी होती है. अनीमिया रेड ब्लड सेल्स की कमी है. रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रोटीन हीमोग्लोबिन होती है जो पहले डिस्कस भी हो चुकी है. उस हीमोग्लोबिन का एक अहम हिस्सा है ये आयरन. अगर खुराक के अंदर आयरन ज्यादा मिकदार में होगा
तो तब वो प्रोटीन बन सकेगी और रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो बनते रहेंगे। और अगर खुराक में आयरन की कमी हो जाए तो उस सूरत में ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी होने की वजह से रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है। Excuse me, sir. I'm saying that anemia होता क्या है? बड़े एक बच्चा क्वेश्चन पूछें, जो एक पूछें उसको पूछने दें पहले। यस सर anemia होता क्या है? बड़े ब्लड की डेफिशिएंसी होती है, खून की कमी होती है। ओके सर। मैंने हाँ जी पूछें। आपने अटेंडेंस तो नहीं ली? अभी नहीं ली, ओके सर। अटेंडेंस में लेता हूँ अभी थोड़ी देर में, और 2 दफा लूंगा, एक दफा मैं अभी लूंगा और एक दफा एंड पे भी लूंगा। ओके, एनीमिया के बारे में मैं आपको बात बता रहा था कि आयरन की डेफिशिएंसी खुराक में नहीं होनी चाहिए। अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो तो तब एनीमिया होता है। आगे बताया जा रहा है आपको कि आयरन जो है इट्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन होती है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर पाई जाती है। तो आयरन उसका आम हिस्सा है। अगर आयरन नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी, और हीमोग्लोबिन ना होने की सूरत में रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाएगी। अब अनीमिया को ट्रीट कैसे करते हैं, इन्हें इसका इलाज क्या होता है? टैबलेट्स यूज करवाते हैं या आयरन सॉल्ट्स जो हैं वो यूज करवाए जाते हैं। नेक्स्ट इज हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो डिजीज है ये पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग को यानी बच्चों को ट्रांसफर हो जाती है, तो हेरिडिटरी डिजीज है। ठीक है, हेरिडिटरी विरासती बीमारी जिसे कहा जाता है, वालिदैन से औलाद को ट्रांसफर होने वाली डिजीज। हेमोफिलिक जो पर्सन होता है can't make chemicals which are needed to make the blood clot that is needed for healing wounds। अगर कोई जख्म वगैरह हो जाता है तो आप देखते हैं कि उसके ऊपर ब्लड का क्लॉट बनता है, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, फिर जख्म ठीक हो जाता है। लेकिन उसमें ब्लड क्लॉटिंग में प्रोटीन्स होती हैं, जैसे ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, इस तरह के सब्सटेंसेस होते हैं ब्लड क्लॉटिंग के। लेकिन जो हीमोफिलिक पेशेंट होता है उसके अंदर ये सब्सटेंसेस नहीं होते, ये केमिकल्स उसमें नहीं बनते जो ब्लड क्लॉट के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो हीलिंग ऑफ वुंड्स जो है इट डजंट अकर इन हीमोफिलिक्स। इवन बताया कि स्मॉल कट और स्क्रैच कैन ब्लीड डेंजरसली अनलेस मेडिकल ट्रीटमेंट इज गिवन अर्जेंटली। कि अगर अर्जेंट बेसिस पे उस पेशेंट को मेडिकल ट्रीटमेंट ना दी जाए तो उसकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है। इवन कि कुछ स्क्रैच वगैरह हो गया है या कोई छोटा भी कट अगर हो गया है तो ब्लीडिंग उसकी स्टॉप नहीं होती। ये हीमोफिलिया की बात थी। उसके बाद है थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस जो है ये क्लॉट होता है या लंप ऑफ ब्लड प्रोटीन और ब्लड सेल्स जो कि ब्लड वेसल्स के अंदर बनता है। ब्लड वेसल्स जिनमें ब्लड मूव करता है तो उनके अंदर क्लॉट बन जाता है। तो बताया कि इफ अ थ्रोम्बोसिस गेट्स स्टक इन अ ब्लड वेसल इट विल स्टॉप द फ्लो ऑफ ब्लड। कि अगर थ्रोम्बोसिस जो है ब्लड वेसल के अंदर बन गई है, ये क्लॉट बन गया है, तो ब्लड का फ्लो स्टॉप हो जाएगा उस वेसल का। थ्रोम्बोसिस इन द ब्रेन कट्स डाउन द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन। कि ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स थी अगर उनके अंदर ब्लड क्लॉट बना है तो ब्रेन को ब्लड नहीं पहुंचेगा। अब जब ब्रेन को ब्लड नहीं जाएगा इट विल लोअर द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रीचिंग द ब्रेन सेल्स। ब्रेन सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच सकेगी। एंड दिस इज व्हाट हैपेंस इन स्ट्रोक। जो ब्रेन स्ट्रोक होता है उसके दौरान ये प्रॉब्लम होता है कि ब्लड वेसल जो है उनमें क्लॉट के बनने की सूरत में ब्रेन को ब्लड नहीं पहुंच सकता। जब ब्लड नहीं जाता तो ऑक्सीजन भी नहीं जाती। ऑक्सीजन ना पहुंचने की सूरत में ब्रेन का वो हिस्सा डेड हो जाता है। दैट इट कैन किल और इट कैन कॉज ब्रेन डैमेज। नेक्स्ट आपको हार्ट के बारे में बताया जा रहा है कि कॉरोनरी आर्टरीज जो हार्ट की होती हैं दे मे बी ब्लॉक। कॉरोनरी आर्टरीज उन आर्टरीज को कहते हैं जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। इनके बारे में बताया कि ये ब्लॉक हो जाती हैं यानी बंद हो जाती हैं और मेड नैरोअर तंग हो जाती हैं व्हेन फैट कलेक्ट्स इन देयर वॉल्स। उनकी दीवारों में जब फैट्स इकट्ठे हो जाएं तो ये नैरो हो जाती हैं।
A thrombosis in these vessels stops oxygen getting to the heart muscle. ऑक्सीजन जो है हार्ट के मसल्स को नहीं पहुंच सकती. थ्रोम्बोसिस ब्लड वेसल्स में जब हो जाए तो ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाता है ब्लड मसल हार्ट के मसल्स का, सो दैट द हार्ट स्टॉप्स वर्किंग प्रॉपर्ली. अब हार्ट की प्रॉपर वर्किंग नहीं होगी, इसको कॉरोनरी थ्रोम्बोसिस कहते हैं. ओबीस और ओवरवेट पीपल जो हैं विद हाई ब्लड प्रेशर और टबैको स्मोकर्स, they are more likely to have heart attacks than people of average weight. जो नॉर्मल वेट के लोग हैं उनको हार्ट अटैक के प्रॉब्लम्स जो हैं वो कम होते हैं एज कंपेयर टू ओवरवेट, जिनको ओबीस यानी फैटी जो ज़्यादा वेट वाले आदमी हैं जिन्हें ब्लड प्रेशर फॉर एग्जाम्पल ज़्यादा होता है, या टबैको स्मोकर्स जो हैं वो होते हैं, तंबाकू नोशी करने वाले जो हैं, इनको हार्ट रिलेटेड डिजीजेस ज़्यादा होती हैं. मेन काज जो हार्ट डिजीज की है इट इज द बिल्डअप ऑफ फैटी सब्सटेंस, जिसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं. आर्टरीज के अंदर बेटे ये कोलेस्ट्रॉल जो है वो डिपॉजिट हो जाता है और इसकी वजह से आर्टरीज का साइज नैरोअर हो जाता है, तंग हो जाता है. इवेंचुअली क्लॉग्स देम ऑल टुगेदर. क्लॉग्स का मतलब होता है ब्लॉक कर देना, यानी कोलेस्ट्रॉल ब्लड वेसल्स में इस कदर ज्यादा हो जाता है कि ब्लड वेसल्स ऐसे ब्लॉक हो जाती हैं, ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाता है. अब ये जो कॉर्नी आर्टरीज हैं ये हार्ट के मसल्स को सप्लाई कर रही होती हैं, फूड भी और ऑक्सीजन भी. लेकिन अगर कोलेस्ट्रॉल क्लॉग कर देगा कॉर्नी आर्टरीज को, यानी ब्लॉक कर देगा, तो हार्ट में बिकम वीकर एंड स्टॉप बीटिंग. हार्ट बीटिंग्स जो है वो स्टॉप हो सकती है, हार्ट कमजोर हो सकता है. इसको हार्ट फेलियर कहते हैं. हार्ट फेलियर. हार्ट फेलियर में दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं कि वो ब्लड वेसल्स जो कि हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई करती हैं, जिन्हें कॉरोनरी आर्टरीज कहा जाता है, जब कॉरोनरी आर्टरीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो ये आर्टरीज क्लॉग हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं, हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई नहीं हो सकती, तो हार्ट वीक हो जाता है और बीटिंग स्टॉप कर देता है, जिसे हम हार्ट फेलियर कहते हैं. किसी बच्चे का जहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी आर मूविंग टू वेरिकोज वेन्स. ओके बेटा, नेक्स्ट डिसऑर्डर है वेरिकोज वेन्स. वेरिकोज वेन्स कब होती हैं? जब वेन्स के अंदर जो वेल्व्स होते हैं, आपको बताया गया था ना कि वेल्व्स होते हैं वेन्स में, जो वेन्स में ब्लड फ्लो यूनी डायरेक्शनल ब्लड फ्लो जो है उसको मेंटेन रखते हैं. तो अगर ये वेल्व्स प्रॉपर काम नहीं करते तो वेन्स स्वेल कर जाती हैं, वेन्स में स्वेलिंग आ जाती है. सामने आप देखें तो यहाँ डायग्राम में आपको शो किया गया है स्वोलन वेन्स का. ये वेन्स देखें स्वोलन पर्सन की शो की गई हैं. तो वेन्स स्वेल कर जाती हैं एंड बिकम वेरिकोज वेन्स, यानी टेढ़ी सी हो जाती हैं. ठीक है, स्वेल कर जाएंगी और टेढ़ी सी हो जानी है. इन बैड केसेस, इन severe केसेस में क्या होता है, a vein may have to be taken out of the leg. इसका severe पेन होता है और बैड केसेस में तो वेन को बाहर निकालना पड़ता है. और जब वेरिकोज वेन बाहर निकाल देंगे कि जो खराब हो गई थी उसको निकाल दिया, तो जो हेल्दी वेन्स होती हैं उसको आपस में जॉइन अप कर देते हैं ताकि वो ब्लड जो है वो लेग्स से ऊपर ले जा सकें. अदर वेन्स के साथ जो कट वेन्स हैं उनको मिला देते हैं ताकि ब्लड फ्लो पॉसिबल हो सके. नेक्स्ट डिसऑर्डर है लीकिंग ऑफ हार्ट वेल्व्स. हार्ट के अंदर भी आप वेल्व्स के बारे में पढ़ चुके हैं जो ब्लड फ्लो को कंट्रोल करते हैं. तो लीकिंग की ये होती है कि अगर हार्ट के जो वेल्व्स होते हैं ये प्रॉपरली बंद नहीं होते, जैसे बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वेल्व्स हैं, उनके बंद होने से वेंट्रिकल्स का ब्लड एट्रिया में नहीं जा सकता, या बाद में जो सेमिल्यूनर वेल्व्स हैं उनके बंद होने की सूरत में उसका रिजल्ट क्या होता है कि जो वेंट्रिकल जब रिलैक्स करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, तो उस दौरान ब्लड वापस नहीं आता वेसल्स का ब्लड, बल्कि एट्रिया में से ब्लड आता है. तो ये वेल्व्स जो हैं अगर ये प्रॉपरली बंद नहीं होते तब ये लीकिंग ऑफ हार्ट वेल्व्स का जो डिसऑर्डर जिसको हम कहते हैं
it occurs. But it is unable to work efficiently. कि जो वेल्व्स हैं वो एफिशिएंटली काम नहीं करते. समटाइम्स बताया कि फॉल्टी वेल्व कैन बी रिप्लेस्ड विद एन आर्टिफिशियल वेल्व. कि बाज़ औक़ात फिर ऐसे भी करना पड़ता है कि जो फॉल्टी वेल्व होता है उसको हमें रिमूव करना पड़ता है और हेल्दी वेल्व के साथ उसको, आर्टिफिशियल वेल्व के साथ उसको रिप्लेस करवाना पड़ता है. एंड दिस इन्वॉल्व्स ओपनिंग ऑफ द हार्ट. ये प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस करने के लिए हार्ट की ओपनिंग करनी पड़ती है और इसके लिए फिर हार्ट लंग मशीन यूज होती है जो आप देख रहे हैं डायग्राम में. तो हार्ट लंग मशीन यूज करते हैं. अब इस मशीन का काम क्या होता है? ये ब्लड को पंप करेगी और ब्रीथ भी करेगी फॉर द पेशेंट व्हाइल द ऑपरेशन इज कैरीड आउट. कि जब तक ऑपरेशन हो रहा होता है तो पर्सन का जो ब्लड है वो कॉन्टिन्यूसली पंप भी होता रहता है उसकी बॉडी में और उसकी ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है ऑक्सीजनेशन का वो भी होता रहता है. हार्ट लंग मशीन जो है डज नॉट वर्क of both the heart and the lungs. does the work of both the heart and the lungs. कहा कि ये जो हार्ट लंग मशीन है इसको हार्ट लंग मशीन कहते ही इसी वजह से हैं क्योंकि हार्ट और लंग्स का दोनों का काम करती है. और कब तक इसने काम करना है? until it is being used, until the operation is finished. कि जब तक ऑपरेशन आपका खत्म नहीं हो जाता उस वक्त तक ये हार्ट लंग मशीन काम करती रहेगी और बंदा सर्वाइव करता रहेगा. नेक्स्ट है फॉल्टी पेस मेकर. फॉल्टी पेस मेकर का बताया कि ये कंडीशन है दैट अकर्स व्हेन द नेचुरल पेस मेकर ऑफ द हार्ट जो है इट स्टॉप्स कीपिंग अ स्टेडी पल्स. एक नेचुरल पेस मेकर होता है हमारे हार्ट के अंदर. राइट एट्रियम जो हार्ट का है उसमें पेस मेकर होता है. नेक्स्ट देखें बताया जा रहा है आपको कि पेस मेकर जो है इट्स अ ग्रुप ऑफ सेल्स इन द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट. हार्ट के राइट ऑरिकल में, राइट एट्रियम के अंदर ये ग्रुप ऑफ सेल्स होता है एंड दिस प्रोड्यूस अ स्मॉल पल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. करीबन 70 टाइम्स पर मिनट जो है इसने पल्स प्रोड्यूस करनी होती है. इस नेचुरल पेस मेकर ने 70 टाइम्स पर मिनट पल्स प्रोड्यूस करनी होती है और ये जो पल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है ये स्प्रेड कर जाती है थ्रू द हार्ट मसल. ठीक है, हार्ट का जो भी मसल होगा उसको ये स्प्रेड कर जाती है और कंट्रैक्ट करवाती है, मेकिंग इट कॉन्ट्रैक्ट. वो मसल फिर कंट्रैक्ट करेगा जब उसके अंदर पल्स ट्रेवल करेगी. टुडे बताया कि पर्सन हु हैज अ फॉल्टी पेस मेकर कैन हैव अ स्मॉल आर्टिफिशियल पेस मेकर. कि जिसका पेस मेकर जिस बंदे का काम नहीं करता उसको जो पेस मेकर है आर्टिफिशियल पेस मेकर वो लगाया जा सकता है. तो छोटी सी बैटरी के साथ उसको इंसर्ट करते हैं अंडर द स्किन ऑफ द चेस्ट नियर द हार्ट. हार्ट के करीब ही उसको इंसर्ट कर देते हैं. अब वो जो आर्टिफिशियल पेस मेकर है इट प्रोड्यूसेस पल्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हिच मेक द हार्ट बीट इन रिदम. वो इलेक्ट्रिसिटी की ऐसी पल्सेस प्रोड्यूस करता रहता है जो कि हार्ट बीट में रिदम पैदा करता है. रिदम किसे कहते हैं? रेगुलरली रिपीटेड पैटर्न को ही रिदम कहते हैं. अब देखें हार्ट बीटिंग जो है कितनी रेगुलर है. तो इसी तरह से इसको कहा मेक इट्स रिदम. तो उसके अंदर जो बाकायदगी है उसको बरकरार रखने के लिए. नेक्स्ट डायबिटीज. डायबिटीज बेटे ये कंडीशन रिदम के बारे में दोबारा बताइएगा. जस्ट बेटे क्वेश्चन है. जी सर, रिदम के बारे में दोबारा बता दें. किसका पूछा आपने? पेस मेकर का पूछा? नो सर, रिदम का. मैं दूसरे किसी बच्चे को आवाज क्लियर आ रही है? यस सर, सबको क्लियर है. उसकी तरफ नहीं ये बच्चे की आवाज क्या थी? बच्चे ने क्या क्वेश्चन पूछा है आपको पता चला? नो सर, मुझे नहीं पता लगा. बेटे आप सर रिपीट थोड़ी क्वेश्चन रिपीट करें.
आप चैट सेक्शन में मेंशन कर दें क्वेश्चन, चैट सेक्शन में अलाउ करता हूँ। आप चैट सेक्शन में क्वेश्चन लिख सकती हैं। सर चैट डिसेबल है। मैंने एनेबल कर दी है, एनेबल कर दी है। बड़े जल्दी से क्वेश्चन सेंड कर दें जिसने पूछना है। रिदम, रिदम के मैंने पूछने हैं उसने कुछ। ओके, रिदम बेटा कहते हैं रेगुलरली रिपीटेड जो पैटर्न है उसको रिदम कहा जाता है। ये रिदम का वर्ड यूज हुआ यहाँ पे। और आपके यहाँ पे कहा गया कि आर्टिफिशियल पेस मेकर प्रोड्यूसेस पल्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच मेक द हार्ट बीट इन रिदम, जो कि हार्ट को क्या करवाता है, रिदम के साथ बीट करवाता है। अब रिदम क्या है, रेगुलरली रिपीटेड पैटर्न। तो हार्ट बीटिंग आप देखते हैं कि वो एक बाकायदगी के साथ हो रही होती है, 70 या 72 टाइम्स पर मिनट हो रही होती है। तो ये चूंकि रिदमिक बीटिंग है, इसको रिदम इसलिए कहा। तो रिदम क्या है, ऐसा पैटर्न जो रेगुलरली या जो बाकायदगी से रिपीट हो रहा हो उसको रिदम कहते हैं। कोई और क्वेश्चन किसी बच्चे को? और बेटे डायबिटीज जो है आपको डायबिटीज का बता रहा था कि वो कंडीशन है दैट अकर्स व्हेन एनफ इंसुलिन इज नॉट प्रोड्यूस्ड। इंसुलिन प्रोटीन होती है, ये इंसुलिन हार्मोन है, असल में प्रोटीन का बना होता है। और हमारी बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपको पैंक्रियाज का बताया था, तो पैंक्रियाज इसको प्रोड्यूस करता है। तो इस इंसुलिन का काम क्या होता है, ब्लड के अंदर शुगर लेवल को कंट्रोल करना। अगर शुगर लेवल बढ़ता है तो उसको कम करना, ग्लाइकोजन वगैरह में उसको कन्वर्ट करवा के। लिवर को ये स्टिमुलेट करता है कि लिवर ग्लाइकोजन को, ग्लूकोज को फिर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। इस तरह से शुगर का लेवल कंट्रोल हो जाता है ब्लड में। लेकिन अगर ये इंसुलिन एनफ मिकदार में प्रोड्यूस नहीं होती तो शुगर का प्रॉब्लम हो सकता है। एज वेल एज कहा कि प्रोड्यूसिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स यानी कि ये डायबिटीज की जो प्रॉब्लम है ये कब होती है, उसकी रीजंस आपको बताई जा रही हैं। द पैंक्रियास आल्सो प्रोड्यूसेस हार्मोन इंसुलिन, कि जो पैंक्रियास है एक तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स पैदा करता है, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन, आपने पहले पढ़ लिया है इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में। एक तो डाइजेस्टिव एंजाइम पैदा करता है, इसके साथ ही पैंक्रियास इंसुलिन हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है। और इसका काम क्या है, इट हेल्प्स टू कंट्रोल द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करना इंसुलिन का काम है। एंड सम पीपल डू नॉट मेक एनफ इंसुलिन एंड ग्लूकोज इज नॉट स्टोर्ड इन द लिवर। मैंने आपको बताया था ना कि लिवर का काम है, इंसुलिन लिवर को स्टिमुलेट करती है ताकि वो ग्लूकोज को, जो एक्स्ट्रा शुगर है, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर कर ले। तो जब इंसुलिन नहीं बनेगी तो लिवर स्टिमुलेट नहीं होगा। इंस्टेंट क्या होता है कि वो जो शुगर है वो बजाय ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर स्टोर होने के, इट इज पास्ड आउट ऑफ द बॉडी इन द यूरिन। यूरिन के रास्ते बाहर खारिज होना शुरू हो जाती है। एंड पीपल हु डू नॉट प्रोड्यूस एनफ इंसुलिन, दे हैव टू चेक देयर ब्लड शुगर लेवल रेगुलरली। जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं जिनमें इंसुलिन प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं हो रही होती, तो इन्हें बाकायदगी से शुगर लेवल चेक करवाना पड़ता है, क्योंकि ये काफी डेंजरस होता है। Person with diabetes may feel weak and sleepy as the blood sugar level changes. Yes. सर आपने कहा था कि जो जो हम साथ साथ पढ़ेंगे उसकी डायग्राम बना लें, तो मैंने इसकी डायग्राम बना लिया है। ठीक है, तो कैन आई शो यू? बड़े अभी नहीं है, आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं, मैं चेक कर लूंगा, या गूगल क्लास में अटैच कर दें, वहां चेक हो जाएगी। अभी सिर्फ क्वेश्चन आप टॉपिक से रिलेटेड करेंगे, अदरवाइज ये टॉपिक के बाद आप पूछ सकते हैं कोई और बातें मजीद। सिर्फ 2 मिनट का टॉपिक है।
तो बेटे इस डिजीज को डायबिटीज कहते हैं जब शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल ना हो रहा हो। पर्सन विद डायबिटीज मे फील वीक एंड स्लीपी। डायबिटिक पेशेंट्स जो है उसको कमजोरी महसूस हो सकती है, उसको वनूदगी हो सकती है महसूस, नींद वगैरह आएगी, सुस्ती होगी ज्यादा। वजह क्या है कि बताया कि देयर ब्लड शुगर लेवल चेंजेस, उनके ब्लड के अंदर शुगर का लेवल चेंज होता रहता है, कम ज्यादा होता रहता है। तो बिकॉज फैट्स एंड मसल प्रोटीन जो हैं हैव टू बी यूज्ड टू सप्लाई द बॉडी विद एनर्जी। ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए बॉडी को फैट्स और प्रोटीन सप्लाई करनी पड़ती हैं। द पर्सन लूजेस वेट एंड बिकम्स नोटिसेबली थिनर। चूंकि शुगर जो है वो ज़ाय हो रही है, ब्लड के अंदर शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, यूरिन के रास्ते ज़ाय हो रही है, तो एनर्जी प्रोडक्शन फिर कैसे होगी? एनर्जी प्रोडक्शन के लिए बॉडी के फैट्स यूज होंगी, बॉडी की जो प्रोटीन्स हैं फिर वो यूज होना शुरू हो जाएंगी, तो अल्टीमेटली बॉडी जो है वो थिनर हो जाएगी, दुबला पतला सा बन जाएगा बंदा। पर्सन लूजेस वेट बिकम्स नोटिसेबली थिनर। Diabetes can be controlled by injections or tablets of insulin or by careful control of the diet. डाइट को कंट्रोल करें, कंट्रोल्ड वे में यूज करें, वॉक वगैरह इसमें ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। बाकी टैबलेट्स इंजेक्शंस जो हैं ये चीज़ें भी अवेलेबल हैं डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट बेटे हार्ट ट्रांसप्लांट। हार्ट ट्रांसप्लांट से पहले मैं एक दफ़ा आपकी अटेंडेंस मार्क करूँगा। बेटे नेक्स्ट डिसऑर्डर आपको हार्ट ट्रांसप्लांट के हवाले से बताया जा रहा है कि अगर हार्ट प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता, हार्ट का डिसऑर्डर हो जाता है, तो उसकी ट्रांसप्लांटेशन भी हो सकती है हार्ट की। इट्स द लास्ट रिसोर्ट ऑफ फॉर पेशेंट फॉर पीपल। लास्ट रिजॉर्ट क्या होगा? आखिरी इलाज, इन लास्ट ट्रीटमेंट है ये विद हार्ट फेलियर, कि जिस बंदे का हार्ट काम नहीं कर रहा होता तो इसका आखिरी इलाज हार्ट ट्रांसप्लांट होता है। वे ऑल अदर ट्रीटमेंट्स हैव फेल्ड, के बाकी कोई ट्रीटमेंट काम नहीं कर रही होती जहाँ पे, वहाँ पे उसको हम यूज करते हैं। रिप्लेसमेंट हार्ट इज डोनेटेड बाय समवन हु हैज बीन डिक्लेयर्ड ब्रेन डेड। मसलन कोई एक्सीडेंट वगैरह होने की सूरत में किसी का डिक्लेयर हो गया कि उसका ब्रेन डेड हो गया है, अब काम नहीं करेगा, उसके बचने के चांसेस नहीं है, उसका जो हार्ट होता है वो किसी दूसरे बंदे को फिर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है जो कि हार्ट प्रॉब्लम का शिकार हो। तो रिप्लेसमेंट हार्ट के हवाले से बताया कि जिस बंदे के बचने के चांस ना हो तो उसका ही डोनेट करते हैं, बट हु रिमेन्स ऑन अ लाइफ सपोर्ट मशीन, वो लाइफ सपोर्ट मशीन के ऊपर हो ताकि उसका हार्ट जो है वो फंक्शनल स्टेट में हो। न्यू हार्ट को हम पैक कर देते हैं क्रश्ड आइस के अंदर until it is needed, जब तक उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता उस वक्त तक इसको स्टोर किया जाता है क्रश्ड आइस में। इन द मेन टाइम ये होता है कि हार्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट जो होता है उसको कनेक्ट करते हैं हम हार्ट लंग मशीन के साथ। ये हार्ट लंग मशीन पहले जैसा डिस्कस किया आपके साथ, उसके साथ हम पेशेंट को कनेक्ट करते हैं। अब वो जो हार्ट लंग मशीन है ये उस पेशेंट का ब्लड कलेक्ट करती है बिफोर इट रीचेस द हार्ट। ठीक है, हार्ट तक पहुंचने से पहले जो है उसको वो कलेक्ट करती है, उसे ऑक्सीजनेट करती है और सर्कुलेट कर देती है टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, बाकी पूरे जिस्म में सर्कुलेट कर देती है। अब जब वो हार्ट लंग मशीन प्रॉपर फंक्शनिंग स्टार्ट कर देती है तो पेशेंट्स चेस्ट जो है उसको कट करके ओपन करते हैं और न्यू हार्ट को स्टिच कर देते हैं उसकी जगह पर, जहाँ पे पहला हार्ट था तो उसकी जगह न्यू हार्ट जो है उसको स्टिच कर देते हैं। The blood vessels are reconnected to the heart। ठीक है, जो हार्ट की जो ब्लड वेसल्स थी वो नए हार्ट के साथ कनेक्ट कर दी जाती हैं और जो न्यू हार्ट है इट टेक्स ओवर इट्स जॉब ऑफ पंपिंग ब्लड ऑल अराउंड द बॉडी। ठीक है, पूरे जिस्म में ब्लड को पंप करने का काम जो है वो नया हार्ट शुरू कर देगा और तकरीबन 6 माह जो है वो लगते हैं इस पेशेंट को रिकवरी के लिए। मुकम्मल तौर पे रिकवरी में तकरीबन 6 माह लग सकते हैं उस पेशेंट को। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है इसमें एक प्रॉब्लम ये आता है
कि बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो इसको डिटेक्ट करता है एज अ फॉरेन मटेरियल इन द बॉडी और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम इस ट्रांसप्लांटेड हार्ट को एक फॉरेन मटेरियल समझता है और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके इसको खत्म कर देता है, ट्रीटिंग इट एज इफ इट वर जर्म्स। यानी हमारा इम्यूनिटी सिस्टम ऐसे समझता है कि ये कोई जरासीम जिस्म में दाखिल हो गए हैं और एंटीबॉडीज प्रोडक्शन शुरू कर देता है, उसे खत्म कर देता है। बिकॉज ऑफ दिस क्या है कि बॉडी ऑफन रिजेक्ट्स अ ट्रांसप्लांटेड हार्ट, इसको कहते हैं टिश्यू रिजेक्शन। तो बॉडी उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, इसको रिजेक्ट करना कहते हैं। देयर आर नो ड्रग्स दैट रिड्यूस द रिस्क ऑफ रिजेक्शन बट द पेशेंट हैज टू टेक देम फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। अब कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं इम्यूनो सप्रेसिव मेडिसिन, जो इम्यूनिटी सिस्टम को सप्रेस करने के लिए यूज की जाती हैं, लेकिन इस ट्रांसप्लांटेड पेशेंट को थ्रू आउट हिज लाइफ फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ जो है वो मेडिसिन मुसलसल यूज करनी पड़ती हैं ताकि इम्यूनिटी सिस्टम को कंट्रोल रखे। ट्रांसप्लांटेशन जो है इट लेंथन्स द लाइफ ऑफ समवन हु वुड अदरवाइज डाई, ठीक है, ये लाइफ को थोड़ा सा बढ़ा देता है। अदरवाइज जो है जो कि हार्ट के फेलियर की सूरत में डेथ हो जानी थी, तो हार्ट नया लगाने से उसकी लाइफ एक्सटेंड हो सकती है। अबाउट 80% ऑफ द पेशेंट्स जो हैं दे आर अलाइव 2 years आफ्टर द ऑपरेशन, और जो 72% हैं दे कैन सर्वाइव फॉर 5 years। यानी यूँ समझ लें कि 2 साल से लेकर 5 साल तक उस बंदे की लाइफ जो है उसको बढ़ाया जा सकता है हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के साथ। With it, it is end of this chapter, and tomorrow we shall discuss its exercise and basic facts. You can ask any question if you have. As per any student, सर 5 years से ज्यादा नहीं कर सकते, मतलब रह सकता वो बंदा? ये मैक्सिमम इसकी लिमिट है जो नोट की है, जो मैक्सिमम वो 5 years की है, यानी 2 से 5 साल तक। वैसे तो देखें नेचुरल डेथ है वो किसी वक्त भी हो सकती है, लेकिन जो आप कह सकते हैं कि रिकॉर्ड किया गया है जिस चीज़ को, कि अगर हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की गई तो लाइफ कितनी जो है वो उस पर्सन की एक्सटेंड हुई, वो कितना अरसा बाद में ज़िंदा रहा, तो डाटा कलेक्ट करने के बाद जो रिजल्ट्स निकाले गए हैं उनके मुताबिक 2 साल से लेकर 5 साल तक। सर ये लेक्चर कब तक अपलोड हो जाएगा? बड़े अभी हो जाएगा। अभी कोई क्वेश्चन नहीं आपका? नो सर। ओके।